हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईबी के पेपर 3 एएफएम में मॉड्यूल ए अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में चैप्टर 10 की बैंक ऑफिस बैक ऑफिस फंक्शंस हैंडलिंग अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज इन बैंक्स। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो है व्हाट इज बैक ऑफिस, कि बैक ऑफिस क्या होता है, फंक्शंस परफॉर्म बाय बैक ऑफिस, कि बैक ऑफिस जो है बैंक के अंदर किस प्रकार के काम करता है। देन रिकंसिलेशन फंक्शन इन बैंक्स, कि बैंकों के अंदर रिकंसिलेशन किस प्रकार से काम किया जाता है। देन रिकंसिलेशन ऑफ इंटरबैंक एंड ऑफिस एंट्री, जो इंटरबैंक या ऑफिस एंट्रीज हैं उनका रिकंसिलेशन बैंकों में किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है व्हाट इज बैक ऑफिस, कि बैक ऑफिस क्या होता है। देखो, अगर कोई कस्टमर बैंक के अंदर विजिट करता है, अगर कस्टमर बैंक के अंदर विजिट करता है, बैंक की ब्रांच के अंदर या बैंक के किसी ऑफिस के अंदर, तो जो कस्टमर फेसिंग है, मतलब कस्टमर के लिए जो बैंक का चेहरा है वो है फ्रंट ऑफिस, कि बैंक का फ्रंट ऑफिस है जहां पर कस्टमर को सर्विसेज मिलती हैं। अब इस फ्रंट ऑफिस को काम करने के लिए, क्योंकि फ्रंट ऑफिस को स्मूथली काम करने के लिए जरूरत होती है बैक ऑफिस की। जैसे अब कोई कस्टमर जो अपना पैसा बैंक में जमा करा के गया, अब बैंक को क्योंकि उसके उसके ऊपर देना होगा इंटरेस्ट। जैसे अब ये एक सिंपल काम गिना रहा हूँ, जैसे इंटरेस्ट पे करना है तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है करनी होगी, वो करी जाएगी बैक ऑफिस के द्वारा। ठीक है, और जैसे अगर हमको हमने किसी कस्टमर को लोन दे रखा है, अब लोन की ईएमआई कितनी आएगी। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन जो है ये भी बैक ऑफिस करेगा। या फिर बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो हम कर रहे हैं, तो उस उन ट्रांजेक्शन की अकाउंट मेंटेन करना, अकाउंटिंग करना, बुक कीपिंग करना। तो इस तरह के जो काम है, जो कस्टमर को मतलब देखने की जरूरत नहीं है, कस्टमर के लिए जरूरी नहीं है देखना, तो वो सब काम जो है बैक ऑफिस में किए जाते हैं। और फ्रंट ऑफिस को स्मूथली चलाने के लिए और इफेक्टिवली सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए हमको बैक ऑफिस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, द बैक ऑफिस is a in a financial service company comprise the administration and support personnel who are not directly client facing। तो मतलब जो डायरेक्टली क्लाइंट फेसिंग कंपनी नहीं है लेकिन उसको इफेक्टिवली और उसको सपोर्ट देने के लिए काम करता है बैक ऑफिस। while these operations are not visible to the customer, they are critically to the success and integrity of banking business। हालांकि ये जो इसके काम है बैक ऑफिस के, ये कस्टमर को विजिबल नहीं होते, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रिटी और सक्सेस के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। द कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंकिंग हैज ट्रांसफॉर्म द रोल ऑफ फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस। लेकिन अब जो बैंकों के अंदर कंप्यूटराइजेशन हो गया है, तो इससे ट्रांसफॉर्म हो गया है फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस के रोल्स। पहले क्या था कि फ्रंट ऑफिस में जो लोग हैं, फ्रंट ऑफिस का स्टाफ जो है, वो कस्टमर के साथ कस्टमर को सर्विस देगा, उसको बैंकिंग के प्रोडक्ट है वो सेल करेगा। लेकिन और बैक ऑफिस वाले क्या करते थे, बैक ऑफिस वाले काम करते थे कि आप कस्टमर को जो सर्विस दे चुके हैं, उस सर्विस को मतलब उसको जो सर्विस मतलब कस्टमर को जो प्रोडक्ट हमने सेल किया है, लाइक सेविंग बैंक अकाउंट अगर हमने उसको दिया है, ठीक है, तो उसकी सर्विस जो है उसको स्मूथली मिल पाए। ठीक है, तो वो सब काम करता था बैक ऑफिस। लेकिन अब कंप्यूटराइजेशन होने के बाद बैक ऑफिस का जो मोस्टली जो काम है वो ऑटोमेटेड हो गया है। मैनी टास्क प्रीवियसली हैंडल्ड बाय फ्रंट ऑफिस स्टाफ एट ब्रांच वर नाउ मैनेज्ड बाय सेंट्रलाइज्ड बैक ऑफिस यूनिट। तो पहले बहुत सारे काम जो फ्रंट ऑफिस स्टाफ के द्वारा किए जाते थे, जैसे कि पहले क्या आपको पता होगा कि जैसे पासबुक की एंट्री है, पासबुक की एंट्री स्टाफ के द्वारा मैनुअली एंटर करी जाती थी। ठीक है, फिर उस पर स्टैंप होता था बैंक का। लेकिन अब ये जो काम है ये बैक ऑफिस ने ले लिया है, मतलब अब जो एंट्री है वो बैक ऑफिस ऑटोमेट बना देता है उसकी बैलेंस पासबुक के अंदर। ठीक है, द शिफ्ट हैड लेड टू सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग एंड अलाउ फ्रंट ऑफिस स्टाफ टू फोकस ऑन सेल्स एंड कस्टमर सर्विस। तो अब इससे क्या है, एक तो कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो गया, और फ्रंट फ्रंट ऑफिस स्टाफ को अदर जगह पे फोकस करने के लिए, मतलब उसको आजाद कर दिया है कि वो बैक ऑफिस काम से मुक्त हो पाए। तो फ्रंट ऑफिस स्टाफ जो है वो सेल्स करने में और कस्टमर सर्विस में सुधार करने में ज्यादा फोकस कर पाएगा। द की फंक्शन ऑफ बैक ऑफिस इज द रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट, particularly the complex task matching इंटर ऑफिस और इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। और अब जो मोस्टली मेन जो काम रह गया बैक ऑफिस का, वो रह गया है रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट्स। अब रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, रिकंसिलेशन क्या होता है, देखो, रिकंसिलेशन होता है जब हम कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बहुत सारी बैंकों के अंदर रोजाना ही करोड़ों सुपर ट्रांजेक्शन होती है। तो हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इन ट्रांजेक्शन को मैच करना, इन ट्रांजेक्शन को मैच करना। अब मैच क्यों करनी ट्रांजेक्शन, कि हम हमारा सिस्टम जो है, हमारा जो पूरा बैंक है, उसको एक सही तरीके से मतलब एक तरह से उसकी
ऑडिट करना ट्रांजेक्शन की, और उसको सही तरीके से हम रन कर पाए। जैसे अगर हम ट्रांजेक्शन को मैच नहीं करेंगे, मैच किससे करना है हमें, जैसे मान लो कि हमने हमारे बैंक के अंदर 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है, ए ब्रांच और बी ब्रांच। अब ये आपस में भी फंड्स का ट्रांसफर कर रहे हैं। अब हमको टाइमली मैनर से ना इनकी ट्रांजेक्शंस को मैच करना है कि ये इन्होंने ट्रांजेक्शन जो सही करी है या गलत करी है, ठीक है। और आज के टाइम में तो हमारे बहुत सारे पेमेंट एग्रीगेटर हैं, ठीक है। पेमेंट एग्रीगेटर के साथ या आरबीआई के साथ हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है। अब एनपीसीआई के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो उनकी पेमेंट्स की ट्रांजेक्शंस को रिकंसाइल करना, मतलब उनको मैच करके चलना, ये ये जो पूरी प्रोसेस है ये बोला जाता है रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस परफॉर्म बाय बैक ऑफिस। अब बैक ऑफिस के द्वारा क्या क्या काम किए जाते हैं। तो बैक ऑफिस क्या काम करता है, द बैक ऑफिस सपोर्ट फ्रंट ऑफिस एक्टिविटीज थ्रू ए वैरायटी ऑफ एसेशनल फंक्शंस। तो फ्रंट ऑफिस एक्टिविटी सपोर्ट करने के लिए बैक ऑफिस बहुत सारे एसेशनल फंक्शंस करता है। इट स्पेशलाइज्ड एरिया लाइक ट्रेजरी एंड फॉरेन एक्सचेंज, बैक ऑफिस प्लेज ए डायरेक्ट सपोर्ट रोल टू मैनेजिंग ट्रांजैक्शंस कंफर्मेशन एंड सेटलमेंट। तो मेनली जैसे ट्रेजरी डिपार्टमेंट है और फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है बैंक के अंदर, तो ये क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर बड़ी ट्रांजेक्शन रन करते हैं, ठीक है, तब उनको सपोर्ट डायरेक्टली करता है। जैसे कि जो ट्रांजेक्शन हुई तो उसको कंफर्मेशन देना और उस ट्रांजेक्शन को सेटलमेंट करवाना। सेटलमेंट कराने का मतलब है कि अगर हम फॉरेन करेंसी को ट्रेड कर रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कराने का काम जो है बैक ऑफिस करता है। और फॉर जनरल बैंकिंग द प्राइमरी बैक ऑफिस फंक्शन आर ग्रुप्ड एज फॉलो। और ये तो हो गया ट्रेजरी और फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन, लेकिन जो जनरल बैंकिंग हम आम रिटेल बैंकिंग देखते हैं उसके अंदर भी बैक ऑफिस क्या क्या काम करता है। जैसे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग मतलब कि बैंकों के वेरियस लेजर जो मेंटेन करके चलना, और अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस करना, प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शंस, मेंटेनिंग द जनरल लेजर, बैलेंसिंग ब्रांच अकाउंट्स, रिकंसिलिंग एंट्रीज एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बैंक के लिए बुक कीपिंग करना, ब्रांच की वेरियस अकाउंट्स को बैलेंसिंग करना, जो अकाउंटिंग एंट्रीज हम कर रहे हैं उसको रिकंसिल करना, मतलब उसका मिलान करना, और फाइनल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। तो ये काम करता है बैक ऑफिस, ठीक है। देन डिपॉजिट मैनेजमेंट, calculating and posting interest and services charges, sending reminders to term deposit renewal, and managing account operational mandates, एग्जाम्पल सिंगल एंड जॉइंट ऑपरेशन। अब बैक ऑफिस का और क्या काम है कि वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, कस्टमर को जो हम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, चाहे वो डिपॉजिट है चाहे लोन है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट, और कोई अगर सर्विस दी तो उसके चार्जेस किसी के अकाउंट से डिडक्ट करना, और अगर उसकी एफडी या आरडी जो है वो रिन्यूअल होने वाली है तो उसका रिमाइंडर उस कस्टमर को भेजना, और ऑपरेशनल मैंडेट्स जो भी हैं उस मतलब वो जॉइंटली अकाउंट को चलाना चाहता है, सिंगल ही चलाना चाहता है, ठीक है, तो ये सब तरह के उसको रिमाइंडर भेजना, या री-केवाईसी का रिमाइंडर भेजना, ठीक है, ट्रांजेक्शन जो हो रही है उनके अकाउंट में उनकी उनके मैसेज के द्वारा उनको इंटीमेट करना, ठीक है। तो ये सब जो काम है ये बैक ऑफिस का काम है, क्योंकि ये जो काम आज के समय में तो कंप्यूटर से ही हो रहे हैं, और मतलब ऑटोमेटिक हो रहे हैं, मतलब किसी भी स्टाफ की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था, बैक ऑफिस में स्टाफ को इस काम के लिए रिक्रूट किया जाता था। देन लोन एडमिनिस्ट्रेशन, end-to-end loan processing, servicing, default management and collection. This is also include calculating EMI, interest fees, managing risk, credit risk parameter. तो बैंक के अंदर बैंक ऑफिस क्या करता है, एक तो एंड टू एंड लोन प्रोसेसिंग, मतलब कस्टमर के साथ एंड टू एंड लोन प्रोसेसिंग करना, मतलब किसी भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट ना होना, बैंक टू कस्टमर, सीधा बैंक टू कस्टमर जो लोन प्रोसेसिंग करना, वो है एंड टू एंड लोन प्रोसेसिंग। फिर कस्टमर को सर्विस देना, कोई डिफॉल्ट मैनेजमेंट, कस्टमर अगर डिफॉल्ट करे तो उसको कैसे मैनेज करना है, कलेक्शन उस पैसे की कैसे करनी है, ये सब काम बैक ऑफिस करेगा। ईएमआई कैलकुलेट करना, रिस्क अपना मैनेज करना, रिस्क कैलकुलेट कैसे करना, ये सब काम जो है बैक ऑफिस करता है। देन रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। अब आरबीआई द्वारा बहुत सारे रेगुलेशंस हैं हमारे बैंकों के ऊपर, ठीक है, तो वेरियस कंप्लाइंस हमको फॉलो करके चलना है, तो वो सब काम भी बैक ऑफिस ऑपरेशंस के अंदर आता है। मॉनिटरिंग केवाईसी, कंप्लाइंस एंड मैनेजिंग द कस्टमर ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम, और कस्टमर की जो कंप्लेंट्स आती है बैंक के पास उसको कैसे मैनेज करना है, तो ये सब काम भी बैक ऑफिस करता है। ये वो काम है जो फ्रंट ऑफिस मतलब ब्रांच के द्वारा नहीं किए जाएंगे। ई बैंकिंग सपोर्ट, हैंडलिंग ट्रांजेक्शंस फ्रॉम इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम एंड कार्ड बेस्ड पेमेंट्स, ठीक है। तो इंटरनेट बैंकिंग, हमारी मोबाइल बैंकिंग के अंदर जो ट्रांजेक्शन हो रही है, कल को उसकी जो ऐप हमने बनाई है या वेबसाइट बनाई है, ठीक है, तो उस पे जो ट्रांजेक्शन रन हो रही है तो उसका बैक ऑफिस पूरा संभालेगा, हमारा बैंक का बैक ऑफिस। देन अदर कोर फंक्शंस, मैनेजिंग चेक क्लियरिंग, कलेक्शंस एंड रेमिटेंसेस, और बैंक के अंदर जो चेक क्लियरिंग के लिए आते हैं उसको मेंटेन करना, कलेक्शंस करना चेक की, और रेमिटेंस करना। अब
ये मतलब कहने का ये मतलब है, जैसे मान लो कोई कस्टमर आया बैंक के अंदर, ठीक है? अब आपने रेमिटेंस के लिए मान लो आरटीजीएस की ट्रांजेक्शन कर दी। अब आप तो बोलोगे कि सर वो तो फ्रंट ऑफिस में हो रही है। ऐसा नहीं है। आपने एंट्री करी, अब आपका क्या होगा, एक आपकी ब्रांच का होगा आरटीजीएस आउटवर्ड अकाउंट, ठीक है? अब आपका जो पैसा है वो वहाँ चला जाएगा। अब आरटीजीएस आउटवर्ड से पैसा जाएगा आरबीआई के पास, ठीक है? तो ये जो आउटवर्ड का पैसा आरबीआई के पास जा रहा है, ये काम किसने किया? ये किया बैक ऑफिस ने, ठीक है? तो ये सब काम है बैक ऑफिस के, ठीक है? अब मोस्टली क्या हो गया कि ये जो काम हो रहे हैं ना बैक ऑफिस के, ये ज़्यादातर ऑटोमेट हो गए हैं, मतलब कंप्यूटराइज़्ड हो गए हैं। अब यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम हो गई है। लेकिन अभी भी आपको ये पता होना चाहिए कि बैक ऑफिस क्या-क्या काम करता है। और ऐसे काम जो कि फ्रंट ऑफिस नहीं करता, मतलब जो काम कस्टमर फेसिंग नहीं है, वो हमारे बैक ऑफिस काम करेगा, ठीक है? फ्रंट ऑफिस क्या होता है? वैसा ऑफिस जो कस्टमर डायरेक्ट जाके बैंक से मिलता है। लेकिन बैक ऑफिस जहाँ पे कस्टमर बैंक अपने इंटरनल काम जो करता है वो होता है बैंक ऑफिस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिकंसिलिएशन फंक्शन इन बैंक्स। अब रिकंसिलिएशन क्या होता है? रिकंसिलिएशन इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग टू सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स टू इंश्योर दे आर agreement. It is fundamental control mechanism in banking. The main reconciliation function includes. अब कहने का जा रहा है रिकंसिलिएशन फंक्शन क्या होता है कि हम दो सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को मैच करते हैं, ठीक है? अब मैच क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने बैंक को कोई भी ट्रांजेक्शन जो है, मतलब उसको मैच करके चलें, क्योंकि हमारा बैंक एक सही फाइनेंशियल्स के अंदर रहे, ठीक है? मतलब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो सही रहे। अब मान लो हम मैच नहीं कर रहे, अब कुछ एरर है हमारी ट्रांजेक्शन के अंदर, अब वो एरर को हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। इससे क्या है कि बैंक को लॉन्ग टर्म में जाके लॉस हो सकता है, इसीलिए रिकंसिलिएशन बहुत जरूरी है, ठीक है? अब रिकंसिलिएशन किस किस की जगह पे हम करते हैं? रिकंसिलिएशन ऑफ पेमेंट इन्वॉल्विंग इंटरमीडियरीज लाइक पेमेंट गेटवेज। अब बैंकों के क्या है, बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं जहां पर रोज के रोज करोड़ों ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ठीक है? अब जब इतनी सारी ट्रांजेक्शन होगी तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि गलती होने के चांसेस भी रहेंगे, एरर हो सकता है। तब हमको वहां पर रिकंसिलिएशन करना पड़ता है। देन रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स विद कोरस्पोंडेंट बैंक नोस्ट्रो अकाउंट। अब क्या होता है, हमारे बहुत सारे कोरस्पोंडेंट बैंक हैं। नोस्ट्रो का मतलब होता है कि हमारा जो अकाउंट है वो किसी बाहर के किसी दूसरे बैंक के अंदर खुला हुआ है, ठीक है? अब अगर हमारे इंडियन बैंक ने किसी अब्रॉड के बैंक में अपना अकाउंट खोल रखा है, तो उसमें जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसको भी हमको मैच करना होता है, जिसको हम बोलते हैं रिकंसिलिएशन। देन रिकंसिलिएशन ऑफ बैंक अकाउंट्स विद आरबीआई एंड अदर इंस्टीट्यूशन। अब बैंकों का क्या है, आरबीआई के पास और वेरियस इंस्टीट्यूशन लाइक सिडबी, नाबार्ड, इनके पास भी अकाउंट होता है, ठीक है? तो उसको भी टाइमली हमको रिकंसाइल करना होता है, मतलब उनकी ट्रांजेक्शन को मैच करना होता है। देन रिकंसिलिएशन ऑफ इंट्रा ब्रांच एंट्रीज विद इन द सेम ब्रांच। अब क्या होता है कि हमको इंट्रा ब्रांच, मतलब कि ब्रांच के अंदर भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन हमको करनी थी। एक ही ब्रांच, जैसे मान लो ए करके कोई ब्रांच है, उसके अंदर हमारे वेरियस अकाउंट्स हैं। अकाउंट्स कौन से? जो बैंक के अकाउंट्स हैं, उस ब्रांच के अकाउंट है, तो उनके अंदर भी जो ट्रांजेक्शन होती हैं, तो वो सब ट्रांजेक्शन को हमको रिकंसाइल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने किसी कस्टमर का आरटीजीएस किया, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। अब इससे क्या होगा कि हमारा कस्टमर का अकाउंट तो है, कस्टमर का अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और वो पैसे को कहाँ लेके जाएंगे? आरटीजीएस आउटवर्ड अकाउंट के अंदर, ठीक है? ऐसा नहीं कि कस्टमर से निकला और वहां सीधा दूसरे जहां पे भेजना तो वहां चला गया, हमारे पहले आरटीजीएस आउटवर्ड अकाउंट में जाएगा। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुई, ये क्या हुई? इंट्रा ब्रांच ट्रांजेक्शन हुई, ठीक है? देन रिकंसिलिएशन ऑफ इंटर ब्रांच ऑफिस एंट्रीज बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस। और वो ट्रांजेक्शंस जो डिफरेंट हमारे एक ही बैंक की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर होती हैं, ठीक है? तो वो होती हैं इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ इन सब जगहों पर हमको अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकंसाइल करने की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या बात कर ली? अभी तक हमने देखा कि बैक ऑफिस क्या होता है, ठीक है? बैक ऑफिस के अंदर क्या क्या काम किए जाते हैं, लाइक अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, डिपॉजिट मैनेजमेंट, लोन एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, ई बैंकिंग सपोर्ट और कोर बैंकिंग फंक्शन। तो ये बैंक ऑफिस करता है। देन रिकंसिलिएशन क्या होता है कि दो डिफरेंट ट्रांजेक्शंस को हमको दो सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को हमको मैच करना। दो सेट ऑफ रिकॉर्ड मतलब दो डिफरेंट अकाउंट्स, ठीक है? अब वो अकाउंट्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? वो अकाउंट हमारे इंटरमीडिएरीज के साथ हो सकते हैं, लाइक पेमेंट गेटवे। कोरस्पोंडेंट बैंकिंग के साथ हो सकते हैं, मतलब हमारा अकाउंट किसी दूसरे बैंक के अंदर हो, ठीक है, विदेश के किसी दूसरे बैंक में। देन आरबीआई के साथ जो हमारे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, उसकी ट्रांजेक्शन को मैच करना, वो रिकंसाइल करना। इंटर ब्रांच, सेम ब्रांच के अंदर जो ट्रांजेक्शन होती है उनको रिकंसाइल करना। और इंटर ब्रांच मतलब एक ही बैंक के अंदर
अलग अलग ब्रांचेस में जो ट्रांजेक्शन होती है उनको रिकंसाइल करना, ये सब है रिकंसिलिएशन के पार्ट, और ये रिकंसिलिएशन हमको बैंक में करना होता है। ऑफ दिस इंटर ऑफिस रिकंसिलिएशन हैज हिस्टोरिकली बीन सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर बैंक्स इवन इन ए कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। और ये सब ट्रांजेक्शंस को रिकंसाइल करना बहुत ही बड़ा चैलेंज है बैंकों के लिए, और ये तो कंप्यूटर आने के बाद भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा हुआ है। आज भी ना मोस्टली बैंकों में क्या है, ये रिकंसिलिएशन की प्रोसेस जो है वो ह्यूमन के द्वारा की जाती है, मतलब किसी इंसान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आज भी फुली ऑटोमेट हम नहीं कर पाए हैं मोस्टली जो बैंकों में है, बड़े बैंकों में। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन में ना, जैसे इंटरब्रिज की बात करें, हमारा एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये हमको यूपीआई सर्विस देता है। अब आप खुद जानते हैं कि एक आदमी आज के दिन में एक दिन में 4 से 5 यूपीआई ट्रांजेक्शन कर देता है। अब कोई मेजर बैंक है जैसे एसबीआई है, अब एसबीआई में करोड़ों कस्टमर का अकाउंट है। अब अगर करोड़ों कस्टमर रोज की 4 से 5 ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये तो पता नहीं बिलियंस में ट्रांजेक्शन चली जाएंगी एक ही दिन में। ठीक है, जब बिलियंस में ट्रांजेक्शन जाएंगी तो उसको रिकंसाइल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सिस्टम कंप्यूटर आने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बड़ा टास्क हो गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं रिकंसिलिएशन किस प्रकार से किया जाता है। जैसे रिकंसिलिएशन विद इंटरमीडिएरीज, अब जो हमारे इंटरमीडिएरीज हैं उनके साथ रिकंसिलिएशन कैसा होता है। एज ऑनलाइन पेमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, बिल पेमेंट्स आर ग्रोन, जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स बढ़ रहे हैं, बिल पेमेंट्स बढ़ रहे हैं, तो इंटरमीडिएरीज लाइक पेमेंट एग्रीगेटर्स, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैव बीन बिकम कॉमन। और अब जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं हमारे, लाइक फोन पे, गूगल पे, ये पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो पेमेंट्स हैं, ये इनके जो नंबर है वो ज़्यादा बढ़ गया है। पेमेंट गेटवे में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होने लगी हैं। जैसे पेमेंट गेटवे क्या सुविधा देता है, जैसे हम किसी वेबसाइट पे जाकर पेमेंट करते हैं, ई कॉमर्स पे या डिजिटल किसी ई कॉमर्स साइट पे पेमेंट कर रहे हैं, या कहीं से भी हम कुछ परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो जो पेमेंट की सुविधा देता है वो पेमेंट सुविधा देता है पेमेंट गेटवे। तो वो जो पेमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। कस्टमर पेमेंट्स आर ऑफन टेम्परेरी क्रेडिटेड टू द अकाउंट्स ऑफ दीज इंटरमीडिएरीज बिफोर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द मर्चेंट। और होता क्या है कि कस्टमर जो पेमेंट्स करते हैं, मतलब कस्टमर के अकाउंट से जो पेमेंट जा रही है वो तो इमीडिएटली डेबिट हो जाता है कस्टमर अकाउंट, लेकिन जो मर्चेंट को मिलता है ना, वो मर्चेंट को पैसा मिलने से पहले इन इंटरमीडिएरीज के अकाउंट में पैसा जाता है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट कस्टमर एंड मर्चेंट, आरबीआई हैज इशूड गाइडलाइंस रिक्वायरिंग द टाइमली रिकंसिलिएशन एंड सेटलमेंट ऑफ these funds. Similarly, banks that use third-party vendors for ATM cash management must periodically reconcile the cash balance as per the bank books with the actual cash in the ATM. अब क्योंकि ये पेमेंट गेटवे इंटरमीडिएरीज क्या हो करती है, अपने अपने पास पैसा लेके जाती है पहले, उसके बाद मर्चेंट को क्रेडिट होता है। अब आरबीआई को ना कस्टमर को और मर्चेंट दोनों को प्रोटेक्ट करना है कि वो पैसा जो है वो कस्टमर के अकाउंट से जब डेबिट हुआ तो मर्चेंट को मिलना चाहिए और टाइमली मिलना चाहिए। इसीलिए आरबीआई ने जरूरी कर दिया है कि ट्रांजेक्शन जो है वो रिकनसाइल हो और सेटलमेंट भी टाइमली होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ जो बैंक जो है वो एटीएम की सुविधा देते हैं कस्टमर को। अब हर एटीएम जो है बैंक का खुद का नहीं है, बैंक थर्ड पार्टी वेंडर से ये सर्विस लेता है। अब एटीएम की सुविधा अगर थर्ड पार्टी वेंडर से लेता है, थर्ड पार्टी वेंडर के साथ भी बैंक का एक अकाउंट होता है, और उस अकाउंट में भी डेली बहुत बड़े नंबर पे ट्रांजेक्शन होती है। तब ये भी जरूरी है बैंकों के लिए कि उन थर्ड पार्टीज के साथ भी अकाउंट्स को रिकनसाइल किया जाए। ठीक है, तो ये होता है रिकंसिलिएशन विद इंटरमीडिएरीज। देन रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स विद कोरस्पोंडेंट बैंक्स। अब कोरस्पोंडेंट बैंक के साथ रिकंसिलिएशन क्या होता है, टू फैसिलिटेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस बैंक्स मेंटेन फॉरेन करेंसी अकाउंट्स विद द ओवरसीज ब्रांचेस और अदर कोरस्पोंडेंट बैंक्स। अब क्योंकि बैंक ना फॉरेन एक्सचेंज की सुविधा देता है अपने कस्टमर को। ठीक है, इसके अंदर मतलब क्या है कि कस्टमर जो अपने पास फॉरेन करेंसी कस्टमर के पास है तो उसको एक्सचेंज कर सकता है, या उसको फॉरेन करेंसी चाहिए तो वहां से बैंक से ले सकता है। ठीक है, अब ये सुविधा के लिए बैंकों को ना अब्रॉड के अंदर, अब्रॉड मतलब विदेश के अंदर, एक कॉरस्पॉन्डेंट बैंक के साथ अपना अकाउंट मेंटेन करना होता है, और उसको बोलते हैं नोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है, नोस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। और इसका मतलब ये है कि अब अगर कोई कस्टमर बैंक को आकर कुछ डॉलर दे रहा है, ठीक है, और वो डॉलर बैंक उसको चेंज करके दे देगा, ठीक है, रुपीस में दे देगा, लेकिन बैंक उस डॉलर का क्या करेगा, बैंक उस डॉलर को अपने कोरस्पोंडेंट बैंक के पास भेज देगा, जिससे उसके बदले में वो रुपी ले लेगा। मतलब रुपी डॉलर का ट्रेड जो करेगा वो नोस्ट्रो अकाउंट के जरिए कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही वोस्टर अकाउंट होता है। वोस्टर अकाउंट का मतलब ये है कि विदेश के बैंक का अकाउंट हमारे इंडियन बैंक के साथ होना। ठीक है, इनके बारे में आगे बढ़ेंगे हम। अभी आप ये समझ लो कि जो नोस्ट्रो अकाउंट है उनको भी रिकंसिल करना पड़ता है। सच एन अकाउंट कॉल्ड नोस्ट्रो आर अकाउंट विद यू। ठीक है, हमारा अकाउंट आपके साथ, मतलब कि हमारा इंडियन बैंक का अकाउंट जो है वो विदेश के किसी बैंक के साथ हो,
Reconciliation involve matching the transactions record in the bank own books, the nostro ledger, against the statement provided by the correspondent bank. Any unmatched item required to be investigation. अब रिकंसिलिएशन का मतलब ये है कि जो नोस्ट्रो अकाउंट की स्टेटमेंट हमको मिली, कॉरस्पॉन्डेंट बैंक से जो स्टेटमेंट मिली, उसको हमारे बैंक अकाउंट जो हम खुद का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उसके साथ मिलान करना, ठीक है। और अगर कोई ट्रांजेक्शन के अंदर हमको कोई दिक्कत मिली तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, ठीक है। ऐसे करते हैं हम कॉरस्पॉन्डेंट बैंक के साथ रिकंसिलिएशन। देन नेक्स्ट है रिकंसिलिएशन ऑफ बैंक अकाउंट्स विद आरबीआई एंड अदर्स। अब आरबीआई के साथ भी हम सभी बैंक जो है एक अकाउंट मेंटेन करते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, तो उसको भी रिकंसिल करना पड़ता है। बैलेंस ऑफ आरबीआई, बैंक्स मेंटेन अकाउंट्स विद द आरबीआई फॉर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, रेपो रेट, क्लियरिंग एंड करेंसी चेस्ट ऑपरेशंस, ठीक है। करेंसी चेस्ट मतलब कि हम करेंसी अगर आरबीआई से लेते हैं तो हर बैंक जो है करेंसी चेस्ट के साथ मतलब आरबीआई की करेंसी चेस्ट के साथ एक अकाउंट मेंटेन करता है। द रिकंसिलिएशन प्रोसेस इज सिमिलर to the standard bank reconciliation statement where the bank ledger is compared with the statement from the RBI. Special attention given to old and outstanding entries. तो रिकंसिलिएशन का मतलब तो वही है, रिकंसिलिएशन प्रोसेस तो वैसी होगी कि हम एक ट्रांजेक्शन को दूसरी ट्रांजेक्शन से मैच करेंगे, ठीक है, चाहे वो आरबीआई के साथ हो चाहे कॉरस्पॉन्डेंट बैंक के साथ हो। लेकिन इसमें यही है कि हम आरबीआई से स्टेटमेंट लेंगे और हम उसको मैच करेंगे। और सबसे पहले ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा पुरानी एंट्रीज को और आउटस्टैंडिंग एंट्रीज, कोई ऐसी एंट्री जो कि बाकी पड़ी हो, पहले उसको मैच किया जाएगा। देन आता है बैलेंस विद द अदर बैंक इंस्टीट्यूशन। बैंक ऑल्सो मेंटेन अकाउंट्स विद द अदर इंस्टीट्यूशन फॉर क्लियरिंग, कलेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस। द रिकंसिलिएशन प्रोसेस इंश्योर दैट ऑल चार्जेस, इंटरेस्ट एंड ट्रांजैक्शंस एंट्रीज हैज बीन करेक्टली अकाउंटेड फॉर, ठीक है। और बैंक जो है अपना जो अकाउंट है वो अदर इंस्टीट्यूशन के साथ भी लगता है, जैसे क्लियरिंग हाउस के साथ हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, कलेक्शन के लिए चेक कलेक्शन के लिए अकाउंट मेंटेन करते हैं, और इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए हम अदर इंस्टीट्यूशन से अकाउंट मेंटेन करते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड के लिए, इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करा उसके लिए। तो इनके साथ भी हमको अकाउंट को रिकंसिल करना पड़ता है, जैसे जो कि हमसे ट्रांजेक्शन चार्जेस ले रहे हैं, इंटरेस्ट के कुछ ले रहे हैं या कोई और प्रकार का चार्जेस हमसे काट रहे हैं, तो वो करेक्टली अकाउंट किया जाए, उसको मतलब उसकी अकाउंट में एंट्री सही तरीके से किया जाए, इसके लिए रिकंसिलेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट है रिकंसिलेशन ऑफ इंट्रा ब्रांच ट्रांजेक्शंस। इंट्रा ब्रांच मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन जो एक ही ब्रांच के अंदर करी जा रही है। दिस इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दैट द बैलेंस इन द कंट्रोल अकाउंट in the branch general ledger matches the sum of the all individuals account balance in the corresponding subsidiary ledgers. For example, the balance of saving bank control account must be equal to the all individual saving bank account balance. कहने का मतलब है कि हमको इंटर ब्रांच मतलब एक ही ब्रांच के अंदर भी रिकंसिलिएशन करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि जैसे हम सेविंग बैंक कंट्रोल अकाउंट लगा के रखते हैं, जिसके अंदर सभी सेविंग बैंक जितने भी हमारे पास अकाउंट्स हैं उनका टोटल बैलेंस रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी मैच होना चाहिए हमारे इंडिविजुअल जितने भी सेविंग बैंक हैं उनके साथ, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि हमारे सेविंग बैंक कंट्रोल अकाउंट के अंदर ज्यादा बैलेंस दिखा रहा है लेकिन ओवरऑल सभी कस्टमर का अकाउंट अगर जोड़ दें तो उसमें इतना बैलेंस नहीं है। तो ये करने के लिए हमको रिकंसिलिएशन करना पड़ता है इंट्रा ब्रांच। देन रिकंसिलिएशन, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रिकंसिलिएशन ऑफ इंटर ब्रांच ऑफिस एंटिटीज, ठीक है। अब क्या होता है कि हम एक ही बैंक के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर भी कुछ एंट्रीज करते हैं, उनको भी रिकंसिलिएशन करना है। व्हेन ए ट्रांजैक्शन अकर बिटवीन टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक इट क्रिएट्स इंटर ऑफिस एंट्रीज। तो जब दो एक ही ब्रांच के अंदर दो एक ही बैंक के अंदर दो ब्रांचेस ट्रांजैक्शंस करती हैं तो उसको बोलते हैं इंटर ऑफिस एंट्रीज। फॉर एग्जांपल, व्हेन ब्रांच बी इशू ए डिमांड ड्राफ्ट पेबल एट ब्रांच बी, ब्रांच ए इशू ए ब्रांच डिमांड ड्राफ्ट पेबल एट ब्रांच बी। मतलब ब्रांच ए ने कोई डीडी बनाया और वो ब्रांच बी के अंदर जाके पेमेंट होगी उसकी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ब्रांच ए तो हो जाएगी ऑर्गेनेटिंग ब्रांच, क्योंकि ब्रांच ए डेबिट द कस्टमर अकाउंट एंड क्रेडिट द इंटर ऑफिस अकाउंट। तो क्या होगा, देखो होता क्या है, एक बैंक है एबीसी जिसकी एक ब्रांच है ए, एक ब्रांच है बी, ठीक है। अब एक ए ब्रांच का कस्टमर है कोई राम, ठीक है। अब राम को पैसा पहुंचाना है शाम तक, ठीक है। अब राम को पेमेंट करनी शाम को, तो राम जाएगा बैंक ए के पास क्योंकि उसका बैंक तो ए है, उसकी ब्रांच तो ए में है ना, इसका अकाउंट जो मतलब ए में है, तो ए के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि मुझे डीडी बना दो श्याम के नाम का, जिसका अकाउंट जो है आप ही के बैंक के ब्रांच बी के अंदर है, ठीक है। अब बैंक ए क्या करेगा, कस्टमर का अकाउंट तो डेबिट कर देगा जो कि राम है, और डीडी अकाउंट जो है उसको क्रेडिट करेगा। डीडी अकाउंट क्योंकि इंटर ऑफिस अकाउंट है,
ठीक है, मतलब अपने बैंक का इंटर ऑफिस अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देगा। तो किसका क्रेडिट करेगा? ब्रांच बी का। हर ब्रांच के अंदर भी इंटर ऑफिस अकाउंट्स हैं, तो बैंक ए क्या करेगा? राम के अकाउंट को डेबिट करेगा और ब्रांच बी का इंटर ऑफिस अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। ठीक है, देन ये डीडी दे देगा शाम को, राम डीडी दे देगा शाम को। अब शाम का बैंक क्या है? बी, तो शाम जाएगा बी के पास, बी बैंक में, बी ब्रांच में जाके बोलेगा कि ये डीडी के पैसे मुझे क्रेडिट कर दो, मेरे मेरे को दे दो। तब ब्रांच बी, क्योंकि ब्रांच बी क्या है? रिस्पॉन्डिंग ब्रांच हो जाएगी, ब्रांच भी हो जाएगी रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि इसने रिस्पॉन्ड किया डीडी का। तो ब्रांच बी क्या करेगा? उस डीडी को अपने पास रख लेगा और उस डीडी के बदले में श्याम के अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, श्याम का अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और जो इंटर ऑफिस अकाउंट जो कि ब्रांच ए ने क्रेडिट किया था उसको वापस डेबिट कर देगा। ठीक है, इस प्रकार से इंटर ऑफिस ट्रांजेक्शन होती है और इंटर ऑफिस ट्रांजेक्शन को रिकंसिलिएशन किया जाता है। ठीक है, जिससे हम दोनों एंट्रीज को मैच कर पाए और ब्रांच ए और ब्रांच बी अपनी बुक्स में सही एंट्री कर पाए। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जिस जहां से ट्रांजेक्शन रन करी जाती है उसको ओरिजिनेटिंग ब्रांच बोला जाए और ब्रांच बी को रिस्पॉन्डिंग ब्रांच बोला जाएगा। फॉर द बैंक ओवरऑल बैलेंस शीट टू बी एक्यूरेट द टोटल ऑफ ऑल इंटर ऑफिस डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल इंटर ऑफिस क्रेडिट। अब ओवरऑल ब्रांच बैंक के अंदर मान लो 10,000 ब्रांचेज हैं, तो इन 10,000 ब्रांचेस के जो इंटर ऑफिस अकाउंट्स हैं उसके सभी डेबिट्स और सभी क्रेडिट मैच करने चाहिए, जिससे कि ओवरऑल जो हमारे बैंक की बैलेंस शीट होगी वो सही से बन पाए और मैच कर पाए। द प्रोसेस ऑफ मैचिंग these originating and responding entries called inter office reconciliation। और इन सभी ट्रांजेक्शंस को मैच करने के जो प्रोसेस है इसी को ही बोला जाता है इंटर ऑफिस रिकंसिलिएशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे यही पूछ सकते हैं इंटर ऑफिस रिकंसिलिएशन क्या होता है, तो आपको बताना है कि द प्रोसेस ऑफ मैचिंग द ओरिजिनेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इज कॉल्ड इंटर ऑफिस रिकंसिलिएशन। unreconciled unreconciled sorry unreconciled entries can indicate errors and more seriously fraud। अब ऐसी एंट्री जो रिकंसाइल नहीं हो पाई है तो वो या तो हमको एरर शो करेगी या हमको ये दिखाएगी कि कोई फ्रॉड हुआ है। फॉर इंस्टेंस इफ ब्रांच बी पेज ए फोर्स ड्राफ्ट इट विल जनरेट ए डेबिट एंट्री इन द इंटर ऑफिस अकाउंट विद नो कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री विद द ओरिजिनेटिंग ब्रांच। ठीक है, अब अगर फ्रॉड ऐसे पकड़ सकते हैं, अगर ब्रांच बी ने कोई एंट्री करी, ठीक है, ब्रांच बी ने किसी का पैसा क्रेडिट कर दिया डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर, लेकिन उस वो डेबिट ही नहीं कर पाएगी क्या? अपना इंटरमीडियरी सॉरी इंटर ऑफिस अकाउंट को डेबिट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि कोई जो डीडी है वो फेक है या फ्रॉड है वो, क्योंकि इंटरमीडियरी के अंदर पैसा ही नहीं होगा। तो ब्रांच, क्योंकि यही के अंदर कोई कस्टमर ने आगे डीडी परचेज ही नहीं किया, लेकिन वो फेक डीडी लेके चला गया बी के पास, और बी के इंटरमीडियरी जब देखेगा तब उसको पता चलेगा कि इसमें तो पैसा ही नहीं है, तो वो डेबिट ही नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या हम फ्रॉड भी रोक सकते हैं। ठीक है, दिस विल अपीयर एन अनरिकंसाइल्ड आइटम फ्लैगिंग द पोटेंशियल इशू। ठीक है, तो इससे हमको पोटेंशियल इशू का फ्लैग मतलब पता चल जाएगा उसका। अब रिकंसिलिएशन होती कैसे है? द रिकंसिलिएशन वर्क इज टिपिकली हैंडल्ड बाय सेंट्रलाइज्ड रिकंसिलिएशन डिपार्टमेंट सीआरडी। हर बैंक के अंदर एक सीआरडी डिपार्टमेंट होता है, सेंट्रलाइज्ड रिकंसिलिएशन डिपार्टमेंट। अब इसका नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग रिकंसिलिएशन डिपार्टमेंट सीधा बोल देते हैं। ठीक है, हर बैंक टू बैंक उसकी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। ठीक है, लेकिन हम भी बोलेंगे कि सेंट्रलाइज्ड रिकंसिलिएशन डिपार्टमेंट जो है वो पूरे बैंक का रिकंसिलिएशन करता है। देन ईच ब्रांच सबमिट ए डेली स्टेटमेंट ऑफ द इंटर ऑफिस ट्रांजेक्शन टू द सीआरडी। और सभी ब्रांचेस को इंटर ऑफिस ट्रांजेक्शन की डिटेल भेजनी होती है सीआरडी को, सेंट्रल रिकंसिलिएशन डिपार्टमेंट को, जो काम आज के समय में कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। अब सीआरडी किसी भी ब्रांच की रिपोर्ट खुद से जनरेट करके देख सकता है। देन सिस्टम the system at the CID automatically matches the originating entries with the corresponding reversal entries। और जो हमारा ओरिजिनेटिंग एंट्रीज होंगी, जो हम एग्जांपल में जैसे ए ने डीडी दिया था बी को, तो ओरिजिनेटिंग एंट्री ए ने करी और रिस्पॉन्डिंग एंट्री बी ने करी, तो ये दोनों को ऑटोमेटिकली ही सीआरडी जो है उसको मैच कर लेगा। द रिपोर्ट ऑफ अनरिकंसाइल्ड एंट्री जनरेटेड these items must then be manually investigated by contacting the branches involved to resolve the discrepancies। मतलब जो मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस हजारों में है या करोड़ों में है, जितने भी हैं, बहुत सारी बड़ा बैंक के साइज के आधार पर डिपेंड करता है। अब मान लो बहुत सारी ट्रांजेक्शन थी जिसमें मोस्टली तो रिकंसाइल हो गई, ठीक है, लेकिन कुछ जो एंट्रीज हैं वो बची, तो ये हो जाएगी अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज। अब जब अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज है ना, तो ये लिस्ट भेज दी जाएगी उन ब्रांचेस को जिसके अंदर अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज हैं। अब ब्रांचेस को फिर मैन्युअली इन 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 सब एंट्रीज की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है इन्वेस्टिगेशन रिकंसिलिएशन प्रोसेस रन करी जाती है। अब आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं इंटर ऑफिस एंट्रीज को लेते हुए, वो क्या है?
ड्यू टू द हाई रिस्क ऑफ फ्रॉड एसोसिएटेड विद अनरिकॉइल्ड इंटर ऑफिस एंट्रीज, द आरबीआई इशू स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। क्योंकि इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो आरबीआई ने कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई है अनरिकॉइल्ड इंटर ऑफिस एंट्रीज। ठीक है, अब हम ये तो समझ गए ना अनरिकॉइल्ड एंट्रीज क्या है। ऐसी एंट्रीज जो कि रिकंसिलिएशन प्रोसेस शुरू करने के बाद भी हमको पता नहीं चला है कि ये एंट्रीज कहाँ से आई हैं, मतलब क्रेडिट और डेबिट क्या हुआ है। अब इसको मैन्युअली बैंक के द्वारा सॉल्व किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसको बोलते हैं अनरिकंसिल्ड एंट्रीज। अब इसमें टाइम लिमिट है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू रिकंसाइल एंट्रीज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ। तो बैंकों को 6 महीनों से ज्यादा जो एंट्री ऐसी हैं जो रिकंसाइल नहीं हो पाई हैं, उसको 6 महीनों के अंदर अंदर रिकंसाइल करना होगा। फिर प्रोविजनिंग, बैंक्स मस्ट make a 100% provision against the net debit balance of all inter-office entries that have remained outstanding for more than 6 months। अब क्या हुआ, अगर बैंक ऐसी एंट्रीज का मिलान नहीं कर सकता, तो जितना भी डेबिट एक्स्ट्रा डेबिट है हमारा, क्या हमारा इंटर ऑफिस अकाउंट्स, मान लो इंटर ऑफिस अकाउंट डेबिट दिखा रहा है लेकिन हम उसकी एंट्री को रिकंसाइल नहीं कर पा रहे, तब इतनी पूरी की पूरी अमाउंट का हमको प्रोविजन करना होगा, मतलब 100% प्रोविजन बनाना होगा। प्रोविजन का मतलब यह है कि हमको हमारे प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकालकर अलग से रखना होगा, जिससे बैंक को नुकसान क्या होगा, एक तो बैंक का उस साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा, दूसरा वो पैसा जब तक उसको रखना होगा जब तक वो इसको ढूंढ नहीं लेगा, मतलब प्रोविजन के अंदर ही वो अमाउंट रहेगा। और ये करना होगा 6 मंथ के बाद, 6 मंथ के अंदर अंदर अगर वो एंट्री 6 मंथ से ज्यादा अनरिकंसाइल ही रहती है। देन ब्लॉक अकाउंट, credit entries outstanding more than 5 years must be transferred to the separate blocked account and show under other liabilities। अब क्या होता है, कई बार हमारे बहुत सारे रिकंसिलेशन अकाउंट्स होते हैं, जैसे पेमेंट गेटवे का कोई अकाउंट है, ठीक है। अब पेमेंट गेटवे के अकाउंट के अंदर कस्टमर का क्या हुआ, कस्टमर ने पेमेंट करी, कस्टमर ने पेमेंट करी और वो ट्रांजेक्शन जो है फेल्ड होगी। अब पैसा जो है कस्टमर के अकाउंट से डेबिट हो गया, लेकिन पैसा कस्टमर ने क्लेम ही नहीं किया, ठीक है। तो वो पैसा कहाँ पे क्रेडिट रहेगा, वो क्रेडिट रहेगा बैंक के रिकंसिलेशन अकाउंट में, मतलब इंटर ऑफिस अकाउंट के अंदर। अब इंटर ऑफिस अकाउंट में बहुत समय से पैसा जो है क्रेडिट पड़ा है, लेकिन उसका कोई क्लेम ही नहीं कर रहा। तो 5 साल के बाद, 5 साल के बाद बैंक को वो पैसा जो है ब्लॉक्ड अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, जो कि बैंक को अपनी बैलेंस शीट के अंदर अदर लाइबिलिटीज में शो करना होगा, ठीक है। देन है सेग्रीगेशन, ट्रांजेक्शन मस्ट बी कैटेगराइज्ड, एग्जांपल डिमांड ड्राफ्ट रेमिटेंस, टू फैसिलिटेट कैटेगरी वाइज नेटिंग एंड रिकंसिलेशन। और बैंकों को क्या है ना कि जितनी भी ट्रांजेक्शन वो कर रहे हैं रिकंसिलेशन प्रोसेस के अंदर, उन सभी ट्रांजेक्शन को कैटेगराइज करना होगा। कैटेगराइज मतलब ये है, अगर उसने जो भी सर्विस ली है, जैसे डिमांड ड्राफ्ट खरीदा है, तो डिमांड ड्राफ्ट की सभी ट्रांजेक्शन को अलग रखना होगा। फिर यूपीआई की ट्रांजेक्शन को अलग रखना होगा, आईएमपीएस अगर किया तो उसकी ट्रांजेक्शन अलग, आरटीजीएस की अलग, एनईएफटी की अलग, ठीक है। तो इस प्रकार की जितनी भी तरह के हमारे चैनल्स हैं पेमेंट्स के, उन सबकी ट्रांजेक्शन को अलग अलग रख के रिकंसाइल करना होगा, मतलब सेग्रीगेट करना होगा, ठीक है। जिससे क्या थोड़ा इजी रहेगा और अनरिकंसाइल एंट्री को इजीली वो ट्रैक कर कर रिकंसाइल कर पाएंगे, ठीक है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन हैज ऑटोमेटेड मच ऑफ द प्रोसेस। अब सीबीएस आने से क्या ये जो सारी प्रोसेस है ये बहुत सारी ऑटोमेट हो चुकी है। हाउएवर मैनुअल मॉनिटरिंग एंड इंटरवेंशन आर स्टिल रिक्वायर्ड, स्पेशली फॉर एंट्रीज वेयर द यूनिक रेफरेंस नंबर आर नॉट यूज्ड। अब क्या है ना कि बहुत से जो ट्रांजेक्शन है उसमें एक यूनिक नंबर यूज किया जाता है, यूटीआर नंबर जिसको बोलते हैं, जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, इनमें सब एक यूनिक रेफरेंस नंबर होता है, जिससे क्या है हम दोनों अकाउंट्स के अंदर जिसको मैच कर रहे हैं क्रेडिट और डेबिट को इजीली मैच कर सकते हैं, जिससे रिकंसिलिएशन प्रोसेस जो है इजी हो जाती है। लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पर यूनिक रेफरेंस नंबर नहीं होता, जिसमें हमको थोड़ी दिक्कत आती है। द अल्टीमेट गोल इज टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ बैंक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉस। और रिकंसिलिएशन का बस अल्टीमेट गोल ये है कि हम बैंक की रेपुटेशन को बचा कर रखें और फाइनेंशियल लॉस होने से बैंक को रोकें, ठीक है। तो ये चैप्टर क्या था, पूरा रिलेटेड था बैक ऑफिस ऑपरेशन के अंदर, और मेजर बैक ऑफिस ऑपरेशन क्या है, रिकंसिलिएशन, ठीक है। रिकंसिलिएशन मतलब अपने अकाउंट को मैच करना दूसरे अकाउंट के साथ, मतलब दूसरा अकाउंट या तो पेमेंट इंटरमीडिएट के साथ हो सकता है, कोरस्पोंडेंट बैंक के साथ हो सकता है, आरबीआई के साथ हो सकता है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ हो सकता है। तो इनके अकाउंट को मैच करते रहना, ठीक है। तो मैच करने के लिए हमको सबसे पहले अब एक रिपोर्ट जो ब्रांच को देनी होती है, सीआरडी को, सेंट्रल रिकंसिलिएशन डिपार्टमेंट को। ये मेन ऑफिस होता है बैंक का जो कि रिकंसिलिएशन करता है। फिर इसको सभी ब्रांचेस जो अपनी रिपोर्ट भेजती हैं और वो इस इन रिपोर्ट के आधार पर मैच करता है। मोस्टली काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन जो मैच नहीं करती उस एंट्रीज को अनरिकंसिल एंट्रीज का दर्जा देता है, और इस एंट्रीज को फिर ब्रांचेस को बोला जाता है कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करके इसको रिजॉल्व करिए, ठीक है। देन आरबीआई की ये गाइडलाइन है कि उनको 6 महीने के अंदर अंदर उसको रिकंसिल करना होगा, और अगर वो रिकंसिल नहीं कर पाते तो 6 महीने के अंदर तो उसको 100% प्रोविजन बनाकर चलना होगा। और कुछ ऐसा पैसा जो कि क्रेडिट पड़ा है इंटर ऑफिस अकाउंट्स के अंदर, तो उनको 5 साल के बाद
बैंकों को ट्रांसफर करना होगा ब्लॉक अकाउंट्स के अंदर और उसको अदर लायबिलिटी दिखाना होगा, मतलब ऐसी लायबिलिटी जो हमको फ्यूचर में जाकर पे कर सकते हैं, कस्टमर कभी भी आके उसका क्लेम कर सकता है। देन सेग्रीगेशन करना होगा अनरिक्वेस्टेड एंट्रीज का, मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन जो कस्टमर जितने भी सर्विसेज हमसे ले रहा है उन सबकी एंट्रीज अलग अलग चैनल वाइज या प्रोडक्ट वाइज हमको सेग्रीगेट करके रखनी होगी। ठीक है, मेजर काम रिकंसिलिएशन का ये है कि हमको बैंक का फाइनेंशियल रिपोर्ट को सही रखना है और फाइनेंशियल लॉस से बैंक को बचाना है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है, छोटा सा ही चैप्टर था ये। अब इस चैप्टर के आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, ये आप एमसीक्यू पढ़ सकते हैं और इसके अंदर आपको मेजरली क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, दो क्वेश्चन क्या, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट पर्सनल इन ए फाइनेंशियल सर्विस कंपनी who are not client facing but are critical of for function like transaction processing reconciliation are collectively known as। तो ऐसे कौन से काम है जो कस्टमर के साथ डायरेक्ट फेसिंग नहीं करती लेकिन बैंकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग और रिकंसिलेशन। तो ये ऑफिस का क्या नाम है, इसको बोलते हैं बैक ऑफिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके आया था, बैक ऑफिस किसको बोलते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, आपको इसके अंदर आंसर मिल जाएंगे, आंसर के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा आपको मिल जाएगा क्विक रिवीजन, आप इस चैप्टर की अगर क्विकली रिवीजन करना चाहते हैं समराइज फॉर्म में तो आप ये शीट भी पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, हम वहाँ पर भी इस सारी पीडीएफ को शेयर करते हैं।